नमस्कार, मैं हूं मुकेश केजरीवाल। राजस्थान पत्रिका मीडिया समूह के साथ काम करता हूं। हार्वर्ड टीएचएन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ इंडिया रिसर्च सेंटर प्रोजेक्ट संचार के तहत इंटरव्यू की सीरीज खासतौर से इसलिए शुरू की गई है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो सके और सटीक जानकारी आप तक पहुंच सके। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद जमील। आप अशोका यूनिवर्सिटी में त्रिवेणी स्कूल ऑफ बायो साइंसेज के डायरेक्टर हैं। इससे पहले वेलकम ट्रस्ट डीबीटी इंडिया अलायंस के सीईओ रहे हैं। साथ ही भारत में हेल्थ रिसर्च के क्षेत्र में जो हाईएस्ट मिड करियर अवार्ड है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, वो भी आपको प्राप्त हो चुका है। स्वागत है डॉक्टर जमील आपका। शुक्रिया मुकेश। डॉक्टर जमील, इन दिनों जिस तरह से कोविड-19 वायरस के म्यूटेशन हुए हैं वो सबसे बड़ी एक तरह से चिंता बन गया है। उसका हम लोगों पर, आम लोगों पर क्या असर होगा, और जो भारत का कोविड-19 को लेके जो अभियान चल रहा है उस पर क्या असर पड़ेगा, अगर इस बारे में आप कुछ जानकारी दें। जी, पहली आपको ये बताना चाहूँगा कि जो म्यूटेशन है वो एक बहुत ही साधारण सी चीज़ है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। जैसे हम लिखते-लिखते कुछ स्पेलिंग की गलतियाँ करते हैं, वैसे वायरस भी मल्टीप्लाई करते-करते और वायरस बनाते-बनाते कुछ गलतियाँ करता है। हमको ये क्षमता है कि हम पीछे जाके अपनी जो गलतियाँ हैं उनको सही कर लें। लेकिन वायरस के पास ऐसी क्षमता नहीं होती है। तो म्यूटेशन एक नॉर्मल सी चीज़ है, म्यूटेशन एक रैंडम प्रोसेस है। इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है जिसको हम कहते हैं सिलेक्शन। खाली वही म्यूटेंट सेलेक्ट होते हैं जो कि वायरस को कोई नई क्षमता देते हैं। जैसे अगर वायरस एक म्यूटेशन की वजह से ज़्यादा तेज़ी से सेल्स के अंदर जा रहा है और मल्टीप्लाई कर रहा है, या अगर वो वायरस जो है वो जो हमारी इम्यूनिटी है उससे थोड़ा-सा बच पाता है, तो जो भी एक तरह का फ़ायदा मिलता है वायरस को म्यूटेशन से, वही म्यूटेशन आगे पनप पाते हैं। ज़्यादातर म्यूटेशन ऐसे होते हैं जो वायरस के लिए हानिकारक होते हैं, और वो म्यूटेशन हमको कभी दिखेगा नहीं, इसलिए कि वो वायरस कभी आगे चल नहीं पाएगा। तो म्यूटेशन हमें खाली वही दिखते हैं जो कि वायरस को किसी तरह का अ, क किसी तरह की एडवांटेज देते हैं। तो एक तो ये बात हमको समझने वाली है कि म्यूटेशन कोई बहुत स्पेशल चीज़ नहीं है, म्यूटेशन एक आम सी चीज़ है, और अ, दोनों तरह के म्यूटेशन होते हैं, हानिकारक भी होते हैं और फ़ायदेमंद भी होते हैं वायरस के लिए, लेकिन हमको सिर्फ़ फ़ायदेमंद म्यूटेशन ही दिखते हैं। जो वायरस के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, हमारे लिए वो शायद फ़ायदेमंद नहीं होते। अब दूसरी चीज़ आए हम वैक्सीनेशन के ऊपर। तो भारत इस वक़्त एक अच्छी स्थिति में है वैक्सीनेशन को लेके, और उसकी वजह ये है कि दुनिया की 2-3 जो बड़ी कंपनीज़ हैं वैक्सीन बनाने की कंपनी, वो हमारे देश में हैं। भारत तकरीबन 60% चाइल्डहुड वैक्सीन्स जो हैं बच्चों की और वैक्सीन दुनिया को देता है। तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी है। और 2 कंपनीज़, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की वैक्सीन्स, कोविड वैक्सीन्स 1 साल के अंदर-अंदर अप्रूव हो गईं और अ, एक तरह से कहा जाए पॉपुलेशन में आ गईं। लेकिन जो हमारा वैक्सीन का रोल आउट हुआ है इंडिया में, वो अ, थोड़ा-सा कम हुआ है। जितना हम सोच रहे थे होना चाहिए, उस हिसाब से नहीं हुआ है। तो अगर आप अब आप देखिए हमारा वैक्सीनेशन शुरू हुआ था 16 जनवरी को,
और इरादा ये था कि पहले फेज़ में हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएगी, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी और उसके बाद वैक्सीनेशन खोला जाएगा उन लोगों के लिए जो 60 की आयु से ऊपर हैं और या जो 60 से नीचे हैं लेकिन उनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट एलिमेंट है, वैसे। तो इन पिछले 6 हफ्तों में अ, हम नहीं, पिछले 10 हफ्तों में मिड जनवरी से लेके अब तक हमने तकरीबन 3%, ऑलमोस्ट 4%, 3.9% पॉपुलेशन को एक डोज़ दी है और केवल 0.6% को दोनों डोज़ मिली है। तो अगर हम पैंडेमिक को वैक्सीन के ज़रिए कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये नंबर अभी बहुत लो है। इस नंबर को हमें बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जब हमने वैक्सीनेशन शुरू किया था, उस वक़्त हमारे जो रोज़मर्रा के केसेज़ हैं, रोज़ाना के जो केसेज़ हैं, वो नीचे जा रहे थे। लेकिन मार्च के महीने में हमारे ये केसेज़ बहुत तेज़ी से ऊपर गए हैं। अ, 10 फरवरी को हमारे तकरीबन 11,000 डेली केसेस थे। आज को हमारे 60,000 के ऊपर प्रतिदिन केसेस आ रहे हैं। तो ये जो 5 गुना 6 गुना बढ़त हुई है पिछले 5-6 हफ्ते में, ये बहुत चिंताजनक है। और अ, अब हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हमने वैक्सीन जितनी मिलनी चाहिए थी लोगों को अभी मिली नहीं और अब फॉलिंग कर्व से हम राइजिंग कर्व पे आ गए हैं। लेकिन फिर भी इसमें घबराने की बात नहीं है, हमको वैक्सीनेशन बढ़ाना चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपने पूछी कि जो म्यूटेशंस आ रहे हैं, उनका वैक्सीन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? हम्म, तो इस वक़्त अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की अ, रिपोर्ट देखें, अभी 24 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें ये बताया गया कि भारत में तकरीबन 11,000 वायरस के सीक्वेंसेस अभी तक किए गए हैं और उसमें तकरीबन 770 म्यूटेशंस म्यूटेंट वायरसेस पाए गए। अब ये म्यूटेंट वायरसेस कौन से हैं? इसमें तकरीबन 730 वायरसेस जो हैं वो यूके लीनिएज के हैं। आपको याद होगा कि यूके लीनिएज सितंबर से दिसंबर 2020 में यूके में उभरा था, जिसने वहाँ इन्फेक्शंस को तेज़ किया था और जिससे वहाँ की पैंडेमिक बढ़ी थी। अगर आज की तारीख में हम देखें तो पंजाब से तकरीबन 80% केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें यूके वेरिएंट है। तो ये कम्युनिटी में जा चुका है और ये चिंताजनक बात। दूसरा जो म्यूटेशन देखा गया वो तकरीबन 34 या 35 साउथ अफ्रीका वेरिएंट देखे गए और एक ब्राज़ील वेरिएंट देखा गया और अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि साउथ अफ्रीका वेरिएंट या ब्राज़ील वेरिएंट कम्युनिटी में ट्रांसमिट कर रहा है। लेकिन महाराष्ट्र से रिपोर्ट जो है उसके हिसाब से तकरीबन 15 से 20% वायरसेस जो वहाँ से दिख रहे हैं, वो एक नया डबल म्यूटेंट है। डबल म्यूटेंट का क्या मतलब होता है कि 2 अलग-अलग म्यूटेंट ने मिलके एक वायरस बना दिया है। 2 म्यूटेंट होना कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन ये कौन से 2 म्यूटेंट हैं वो ज़रूरी है। इस डबल म्यूटेंट में जो 2 म्यूटेशंस हैं, एक म्यूटेशन पहले कैलिफ़ोर्निया में पाया गया था, जिसने कि कैलिफ़ोर्निया में केसेस को बहुत बढ़ाया था और दूसरा म्यूटेशन वो है जो कि ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के वेरिएंट वायरसेस में है, जो कि वैक्सीन्स की क्षमता को थोड़ा-सा कम करता है। तो करीब 20% वायरसेस इन 2 म्यूटेशंस के साथ ऐसे रीजन से आना जहाँ के इस वक़्त काफ़ी बुरा सर्च चल रहा है, ये चिंता की बात है। तो
मैंने टाइम ज्यादा लिया ये समझाने में, लेकिन इसमें 2-3 पॉइंट ऐसे थे जिनको समझाना जरूरी था। जी जी बिल्कुल, ये बात समझनी, जो बेसिक्स हैं वो भी समझना जरूरी होता है। लेकिन सवाल ये है कि जो अभी 2 वैक्सीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम, वो जी ये जो म्यूटेशन हो रहे हैं उनसे लड़ने में ये दोनों जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन हैं जो अभी तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितनी सक्षम है, और क्या जो दूसरी डेवलप हो रही हैं उनका वो कितनी प्रभावी रहेंगी इन म्यूटेशन से लड़ने? जी। भारत में हम 2 वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत बायोटेक की कोवैक्सिन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड। कुछ दिन पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि आईसीएमआर का एक इंस्टीट्यूट है, उसने एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने जो कोवैक्सिन जिन लोगों को दी गई है उनका उनमें जो एंटीबॉडीज हैं वो यूके वेरिएंट को कैसे न्यूट्रलाइज करती हैं, इसको स्टडी किया था। और उनकी स्टडी के हिसाब से कोवैक्सिन जिन लोगों को लगी है वो यूके वेरिएंट को लैब रिजल्ट्स में अच्छे से न्यूट्रलाइज कर रही है। लेकिन ये अभी पॉपुलेशन की कोई स्टडी नहीं आई है कि पॉपुलेशन में क्या हो रहा है। दूसरी रही कोविशील्ड, तो कोविशील्ड का इंडिया में इस तरह का कोई टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन कल ही लैंसेट, जो कि एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है, कल ही उसने एक पेपर पब्लिश किया है जिसमें कोविशील्ड जैसी जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है उसके रिजल्ट यूके के ट्रायल से आए हैं। और उन्होंने ये दिखाया है कि चाहे वो यूके वेरिएंट हो या वो साउथ अफ्रीका वेरिएंट हो, कोविशील्ड उसको उससे प्रोटेक्ट करती है, इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करती है और डिजीज से भी प्रोटेक्ट करती है। लेकिन उस वैक्सीन की क्षमता इन म्यूटेशंस को लेके थोड़ी सी कम हो जाती है। हमें इस वक्त वैक्सीन्स को ये नहीं देखना कि किस वैक्सीन की एफिकेसी कितने परसेंट है। सबसे अहम बात जो वैक्सीनेशन में है वो ये कि क्या ये वैक्सीन सीवियर डिजीज और डेथ को रोकती है। और अभी तक जितनी वैक्सीन्स भी यूज हो रही हैं दुनिया भर में, सबकी एफिकेसी डेथ को लेके 100% है। तो आई थिंक ये बात लोगों को समझने वाली है कि हमें 70%, 80%, 90% के आंकड़ों में फंस के नहीं रहना है। हमको वैक्सीन लेना है, इसलिए कि वैक्सीन जो है वो कड़ी बीमारी से और मृत्यु से हमें बचाती है। पैंडेमिक की सिचुएशन में ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये ज़रूरी है कि हम परेशान होते रहें कि ये 70% है, वो 80% है। बिल्कुल, यही सवाल था जो एक पत्रकार के तौर पे भी मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा जो कौंध रहा था, और जो मैं पूछने ही वाला था आपसे कि क्या ऐसे समय में, खासतौर पे अब जो स्थिति आ गई है उसमें लोगों को ये लगने लगा है कि चूंकि मौतें कम हो रही हैं तो आखिर ऐसे में हम वैक्सीनेशन का रिस्क क्यों लें। तो ये जो आपने बात कही है उसमें स्पष्ट हो जाता है कि ये जितनी भी तरह की वैक्सीन हैं उनकी एफिकेसी अलग अलग होती है, स्वाभाविक है, लेकिन वो डेथ रेट को कम करने में, आपकी जो सीवियरिटी है उसको कम करने में, जिससे मौतें होती है उसको कम करने में सभी वैक्सीन काफी प्रभावी हैं, और आपने कहा 100% तक प्रभावी जी। है। एक बात आती है कि ये वैक्सीन का असर कितने समय तक रहेगा, इसको लेके कब तक आंकड़े आ पाएंगे, और क्या ऐसा भी संभव होगा कि बहुत कम इसकी जो प्रभाव रहे बहुत कम समय तक रहे, और उसकी वजह से भारत जैसे बड़े देश में जहां पे इतनी बड़ी आबादी है हमें बार बार वैक्सीनेशन करना पड़ता देखिए, अभी रिजल्ट तो इस पे नहीं आए हैं, और रिजल्ट सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि ये पूरी जो बीमारी है ये तकरीबन 1 साल पुरानी है। जो वैक्सीन्स का इस्तेमाल शुरू हुआ है वो चंद महीने का हुआ है। तो इस पे रिजल्ट आते आते टाइम लगेगा, लेकिन अब तक जितना भी देखा गया है, जो ट्रायल के रिजल्ट्स हैं उनमें जो भी देखा गया है, उनसे ये पता चलता है कि जो
एंटीबॉडीज हैं वो कई महीनों तक रहती हैं, एटलीस्ट 6 से 8 महीने रहती हैं, और खाली एंटीबॉडीज ही हमको प्रोटेक्ट नहीं करती हैं। जब हम वैक्सीन लेते हैं तो टी सेल्स भी बनते हैं और टी सेल्स ज़्यादा लंबे समय तक प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर इसी तरह के और वायरसेस को देखा जाए, हम फ्लू वायरस को देखें या हम जो एंडेमिक जो और कोरोना वायरसेस हैं जो यू नो कॉमन कोल्ड कोरोना वायरसेस हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 1 से 2 साल को के टाइम में हमको प्रोटेक्शन मिलेगा। हो सकता है ज़्यादा भी मिले। लेकिन एक और चीज़ जो समझने की है वो ये कि जितनी भी वैक्सीन्स इस वक्त हैं कोरोना वायरस के लिए, वो सब डिजीज से बचाव करती हैं, इन्फेक्शन से बचाव नहीं करती। तो हमें ये सुनने में आता है कि अ, ह हमारे कोई जानकार हैं, उन्होंने दोनों डोज़ ली फिर भी उनको इन्फेक्शन हो गया, ऐसा क्यों हुआ? तो इन्फेक्शन हो सकता है आपको, लेकिन वो इन्फेक्शन बुरा इन्फेक्शन हो जाए, वो इन्फेक्शन बहुत कड़ी बीमारी दे आपको, वो नहीं होगा वैक्सीन के लेने। और वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी, डॉक्टर जमील, ये वैक्सीनेशन को लेके हमेशा से रहा है, अलग-अलग तरह की वैक्सीन्स को लेके लोगों के मन में तमाम भ्रांतियाँ रहती हैं। कई लोग कहते हैं कि इससे जो प्रजनन क्षमता है वो प्रभावित हो जाती है। इनके अंदर जो इस्तेमाल किए गए एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, उनको लेके लोगों के मन में तमाम सवाल होते हैं। आप क्या ये कह सकते हैं कि पूरी तरह सुरक्षित हैं जो दोनों वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही हैं? और लोगों को इस तरह की भ्रांतियों के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, हर वो चीज़ जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, या तो उससे डरते हैं या उसकी पूजा करते हैं, 2 ही चीज़ होती है। अ, तो वैक्सीन को लेके बहुत लोग समझते नहीं हैं कि ये वैक्सीन कैसे बनती है। अब तक जो वैक्सीन्स बनती थी उनको कई साल लगते थे बनने में। तो ये कोविड वैक्सीन 1 साल के अंदर कैसे बन गई? इससे भी एक तरह का सवाल उठता है कि क्या इसकी टेस्टिंग पूरी हुई कि नहीं हुई? देखिए, वैक्सीन जब भी किसी ह्यूमन पॉपुलेशन में टेस्ट होती है तो वो 3 फेजेज़ में टेस्ट होती है और हर फेज़ में उसकी सेफ्टी देखी जाती है। पहला फेज़ जो है उसमें ये वैक्सीन तकरीबन 20 से 100 लोगों पे ट्राई की जाती है जो कि हेल्दी होते हैं, जो कि एक यंग एज ग्रुप के होते हैं। उनमें जब वैक्सीन और उनको बहुत बहुत करीब से मॉनिटर किया जाता है। जब उसमें वैक्सीन को सेफ पाया जाता है तब इसको फ़ेज़ 2 में भेजा जाता है। फ़ेज़ 2 में तकरीबन 1000 लोगों पे टेस्ट होती है वैक्सीन और उसमें फिर सेफ्टी देखी जाती है। उसमें ये देखा जाता है कि कहीं वैक्सीन की डोज़ बढ़ाने से इसके एडवर्स इफ़ेक्ट तो नहीं बढ़ते और क्या ये वैक्सीन काम कर रही है कि नहीं। ये जब फ़ेज़ क्लियर हो जाता है तो तीसरे फ़ेज़ में वैक्सीन को एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में ले जाया जाता है। जैसे फाइज़र की वैक्सीन है वो तकरीबन 40,000 लोगों में टेस्ट हुई है। उसमें आधे लोगों को तकरीबन 20-21 हज़ार लोगों को वैक्सीन दी गई। उतने ही लोगों को एक प्लेसिबो दिया गया जो कि सिर्फ़ एक सॉल्यूशन जो वैक्सीन जैसा लगता है लेकिन वैक्सीन होता नहीं है, वो दिया गया। और इन दोनों ग्रुप को फिर कंपेयर किया जाता है कि दोनों ग्रुप में सेफ्टी प्रोफाइल कैसी है, दोनों ग्रुप में फाइनली प्रोटेक्शन कैसा है। इसी के बेसिस पे एफिकेसी तय होती है। लेकिन ध्यान रखने की ये बात है कि तीनों फेजेज़ में सेफ्टी देखी जाती है। तो इससे पहले कि कोई भी वैक्सीन पॉपुलेशन में दी जाए, उसका सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है और इन सभी वैक्सीन्स का सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छा है। जो कि हम सुनने में आया कि किसी को फेस पे पैरालिसिस हो गया या किसी के ब्लड क्लॉट्स हो गए। आप अगर इसको करीब से देखें
तो ये सिर्फ रैंडम इवेंट्स हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। ब्लड क्लॉट्स का एग्जांपल ले लीजिए। ब्लड क्लॉट्स, डब्ल्यूएचओ ये कहता है कि एक रैंडम तरीके से पॉपुलेशन में तकरीबन 1 से 2% लोगों को साल में ब्लड क्लॉट्स होते हैं। तो वैक्सीन के बाद जो ब्लड क्लॉट देखे गए हैं उसका एक्चुअली उसका रेट रैंडम रेट से भी कम है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए मुझको अगले हफ्ते ब्लड क्लॉट होना है और मैंने इस हफ्ते वैक्सीन ले ली, तो मैं उस ब्लड क्लॉट को वैक्सीन से एसोसिएट करूंगा, मैं उसको रैंडम चांस से एसोसिएट नहीं करूंगा। लेकिन पॉपुलेशन लेवल पे ये चीजें मायने रखती हैं और देखी जाती हैं। ऐसे ही फेशियल पैरालिसिस ले लीजिए। यूएस एफडीए कहता है कि फेशियल पैरालिसिस तकरीबन 100 लोगों में रैंडमली यूएस पॉपुलेशन में हर साल होता है। वैक्सीन रिलेटेड जो फेशियल पैरालिसिस था उसका रेट कहीं कम था। तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं सामने आया है कि इनमें कोई भी वैक्सीन्स जो हैं उनके बहुत सीवियर साइड इफेक्ट्स हों। और साइड इफेक्ट्स भी अलग-अलग लोगों में अलग-अलग तरह के होते हैं, सब में बराबर के नहीं होते। मैंने जब वैक्सीन लगवाई मुझे 2 दिन बुखार आया। बहुत लोग हैं जिनको पता भी नहीं चलता है। तो ये कहना कि जो मुझे वैक्सीन लगी वो खराब वैक्सीन थी, किसी और को जो वैक्सीन लगी वो अच्छी वैक्सीन थी, ये सब बेकार की बातें हैं। बिल्कुल। तो उसी बात में ये भी जोड़ते हुए कि लोगों में जो वैक्सीन हेजिटेंसी है, उसको दूर करने के लिए क्या आपको लगता है और भी कुछ उपाय करने की ज़रूरत है? अगर संक्षिप्त में ये भी बताएँ। नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है। और उसके लिए आप जैसे पत्रकार लोग जो हैं वो एक बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। अ, देखिए, जो वैक्सीन हेसिटेंसी है उसको हटाने के लिए अ, एक तरह का ट्रस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। और ट्रस्ट जो है वो पारदर्शिता से आता है, ट्रांसपेरेंसी से आता है। तो अगर गवर्नमेंट लेवल पे या पॉलिसी मेकर लेवल पे हम चीज़ों को छुपाते हैं, पॉपुलेशन को पूरी तरह से बताते नहीं हैं, तो हम ये नहीं हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो पॉपुलेशन हम पे भरोसा करेगी, हम पे ट्रस्ट करेगी। तो आई थिंक वैक्सीन रेसिस्टेंसी को हटाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो पारदर्शिता है। जो भी है हमको लोगों को बताना चाहिए और समझाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इन दिनों देखा जा रहा है कि देश भर में अलग-अलग राज्यों में स्कूल्स खोले जा रहे हैं। बच्चों के स्कूल को खोला जाना, क्या आपको लगता है कि अभी सही समय है? दूसरी बात कि क्या उनका अटेंडेंस जो है अभी ऑप्शनल होना चाहिए? और तीसरी बात कि क्या बच्चों के लिए वैक्सीन अवेलेबल होने में आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि कब तक बच्चों के लिए वैक्सीन अवेलेबल हो सकती है? देखिए, अभी तक सिर्फ एक वैक्सीन है जिसका ट्रायल 12 साल से ऊपर के बच्चों पे हुआ है, 12 से 18 के लिए। 12 से नीचे अभी कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है जिसको ट्राई की गई है और उसकी एक वजह है। बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलपिंग इम्यून सिस्टम होता है, इसलिए कोई भी वैक्सीन जब एडल्ट पॉपुलेशन में सेफ और इफ़ेक्टिव पाई जाती है, तभी उसको फिर बच्चों पे ट्राई किया जाता है। तो आगे इस तरह के ट्रायल्स होंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुए हैं। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, अ, बच्चे इन्फेक्ट भी होते हैं और बच्चे वायरस को ट्रांसमिट भी करते हैं। सबसे ज़्यादा अ, जो बात देखने वाली है वो ये कि बच्चे जब स्कूलों में इन्फेक्ट होते हैं और वो वायरस घर लाते हैं। घर में हमारे यहाँ इंडिया में एक जॉइंट फैमिली सिस्टम अक्सर होता है, जहाँ बच्चे भी होते हैं, एडल्ट्स भी होते हैं और
ज़ईफ़ लोग, एल्डरली लोग भी होते हैं। अ, उस केस में बच्चों को डिज़ीज़ या तो नहीं होती या बहुत ही माइल्ड होती है। ऐसे ही यंग एडल्ट्स का भी है कि डिज़ीज़ या तो बहुत माइल्ड होती है या नहीं होती। लेकिन जो लोग 45 के ऊपर हैं, ख़ास करके जो लोग 60 के ऊपर हैं, जो उसी घर में रह रहे हैं, उनको जब इन्फेक्शन लगता है तो उनको डिज़ीज़ ज़्यादा होने का चांस होता है। तो दूसरा पहलू इसका ये है कि स्कूल खाली एक अ, पढ़ाई की जगह नहीं है। स्कूल हमारे मुल्क में और भी अ, और भी चीज़ें करता है। आप मिड डे मील स्कीम ले लीजिए। जिस ज़माने में ये पूरे साल स्कूल बंद रहे, ऑनलाइन एजुकेशन हुई, उसको लेके 2-3 और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आईं। बच्चों का न्यूट्रिशन लेवल नीचे गया इसलिए कि उनकी मिड डे मील स्कीम बंद हो गई। बच्चों की लर्निंग पे फ़र्क पड़ा इसलिए कि या तो घर में ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जिस पे वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकें, या डिवाइस है भी तो इंटरनेट नहीं है, या जो बैंडविड्थ आती है फ़ोन पे वो ठीक नहीं है, तो बहुत से इश्यूज़ हैं उसको लेके। इंडिया में जो स्टडीज़ हुई हैं बच्चों में ट्रांसमिशन की, उसमें ये देखा गया है कि अ, छोटे बच्चे जो हैं, उनमें ट्रांसमिशन कम होता है आपस में, लेकिन जो टीनेजर्स हैं, जो हाई स्कूल के आस-पास बच्चे हैं, उनमें ज़्यादा होता है। तो एक ऑप्शन ये भी है कि हम छोटी क्लासेस को खोलें। वो बच्चे उस एज पे हैं जब उनको न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत है और उनको अच्छी लर्निंग की भी ज़रूरत है। और जो हाई स्कूल्स हैं, उनको हम थोड़ा रुक के खोलें। तो एक स्ट्रैटेजी ये भी है, इसलिए कि इसमें इसमें कोई क्लियर आंसर देना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि खाली हम डिज़ीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक सोसाइटी की भी बात कर रहे हैं और सोसाइटी में और जो इश्यूज़ हैं उसकी भी बात करनी पड़ेगी। और लोकल लेवल पे आई थिंक ये इख्तियार होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स को और लोकल गवर्नमेंट्स को कि वहाँ का की स्थिति देखते हुए ये फैसला लें। आज जो महाराष्ट्र में स्थिति है, वो अरुणाचल प्रदेश में जो स्थिति है उससे बहुत फ़र्क है। बिल्कुल सही। एक सवाल ये भी आता है कि जो दूसरे पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं जैसे प्रेग्नेंट लेडीज हैं, इन सब के लिए जो वैक्सीन अवेलेबल होंगी उनको लेके क्या अभी स्थिति है और क्या संभावनाएं हैं? प्रेग्नेंट लेडीज़ के ऊपर भी वैक्सीन अ, बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं हुई है, और उसकी वजह भी ये है कि प्रेगनेंसी जो है इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट होती है। इसलिए किसी भी वैक्सीन ट्रायल में प्रेग्नेंट औरतों को नहीं लिया जाता है, और अगर लिया जाता है जिन औरतों को, उनको भी ये एडवाइस किया जाता है कि ट्रायल के दौरान आप कोशिश करें कि प्रेग्नेंट ना हो। अ, हम्म, लेकिन अभी तक जो भी प्रेग्नेंट औरतों को वैक्सीन लगी है उसमें कोई ऐसे एडवर्स इफ़ेक्ट्स आए नहीं हैं। अ, ट्रायल कब होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसको थोड़ा-सा कॉशियसली डील करना होगा। दूसरी चीज़ हमें ये भी समझनी होगी कि वैक्सीन एक एक टूल है। वैक्सीन एक अच्छा टूल है, लेकिन वैक्सीन अकेला ही एक टूल नहीं है। एक और बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण अ, तरीका है वायरस से बचने का, और वो है मास्क पहनना, वो है दूरी बनाना। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम होली भी मना रहे हैं, हम मार्केट्स में भी जा रहे हैं, हम मास्क भी नहीं पहन रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं कि वैक्सीन लगेगी तो सब ठीक हो जाएगा। और खाली वैक्सीन हम ही को नहीं लगेगी, किसी और को लगेगी, हम तो नहीं ले रहे वैक्सीन, कोई और ले ले, उससे हम बच जाएँगे। तो ऐसे नहीं होता है।
देखिए, एक बहुत अहम बात किसी ने कही थी कि वैक्सीन्स हमको नहीं बचाती हैं, वैक्सीनेशन हमको बचाता है। जब तक वैक्सीन आपके फ्रिज में रखी हुई है, वो किसी काम की नहीं है, जब तक वैक्सीन आपकी बॉडी के अंदर ना जाए। तो ये भी समझना ज़रूरी है। भारत के अलग-अलग इलाकों में जो कोरोना का असर है, फैलाव है, वो कम अच्छा, ज़्यादा जिन स्टेट्स से हमको नंबर्स बहुत कम मिले हैं, अगर आप गहराई से जाके देखें तो वहाँ टेस्टिंग भी कम हुई है, और टेस्टिंग हुई भी है तो रिपोर्टिंग प्रॉपर नहीं हुई है। महाराष्ट्र और केरला 2 ऐसी स्टेट्स हैं, जहाँ टेस्टिंग भी बहुत अच्छी हुई है, जहाँ रिपोर्टिंग भी बहुत अच्छी हुई है। इसलिए वहाँ के नंबर्स हमको ज़्यादा दिखते भी हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो बड़े सवाल थे, हालाँकि बहुत सारे सवाल हैं, अनगिनत सवाल हैं और आपसे बहुत लंबी चल सकती है ये बातचीत, लेकिन आपने जो तमाम बड़े सवाल थे उनका जवाब दिया, बहुत स्पष्टता के साथ दिया। आपने बताया कि किस तरह से म्यूटेशन होना स्वाभाविक प्रक्रिया है और कई बार इसका हमारे लिए नुकसान भी होता है, लेकिन जो अभी जो दोनों वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही हैं और जो अहम म्यूटेशन हैं, जो बड़ी संख्या में जिनका प्रभाव देखा गया है, उन पे एक वैक्सीन का प्रभाव देखा जा रहा है और दूसरे का भी ट्रायल के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इसको लेके बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आपने ये भी कहा कि किस तरह से बच्चों के स्कूल को खोलने को लेके जो फैसला है वो स्थानीय स्तर पर लिया जाना चाहिए और ये बहुत जटिल मसला है, इसको वन डायमेंशन अप्रोच से नहीं किया जा सकता है। और आपने साथ ही जो टेस्टिंग कम होने की बात है वो भी ध्यान में लाई है, जिसकी वजह से कई बार लगता है कि वहां पे कोरोना के केसेस ही कम है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वहां पे पर्याप्त संख्या में जांच नहीं हो रही हो। इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील, और ये कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।